अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल चाल है वीरो। सोनिया गांधी सिखां दे बारे, सिखां दी पगड़ी दे बारे, पंजाबियां दे बारे कुछ खास गल कह रही है। तो चल के असी वीरो वीडियो पहले देखने हैं, बाद दे विच असी इत्ते गलबात करांगे। गाना था काली तेरी गुत्ते परांदा तेरा लाल नहीं। आप मेरे ससुराल वाले हैं। मेरी शादी ठेठ पंजाबी परिवार में हुई। अच्छा। मेरे ससुर जी के माता पिता सियालकोट के थे और बंटवारे के समय मेरे ससुर जी को पीठ पे बांध के उनकी माता जी छुपा के यहाँ लाई और फिर यहाँ से उन्होंने अपना अपना कारोबार शुरू किया। एकदम सब कुछ छोड़ के, अपना पूरा सारा जो भी था वह सियालकोट में छोड़ के जब यहाँ आए तो उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। मुरादाबाद में गए, पीतल का कारोबार शुरू किया। 5 भाई थे मेरे ससुर जी और उनके भाई। तो एकदम अच्छा बड़ा ठेठ पंजाबी परिवार था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पंजाबियत के बारे में कैसे सीखा। मेरी शादी होने वाली थी और मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ था कुछ सालों पहले। तो माता जी सब कुछ अकेले कर रही थी और पहली बार घर में शादी थी तो थोड़ी सी घबराहट थी कि सब कुछ ठीक ढंग से होना चाहिए। तो सारे रीति रिवाज सब कुछ जैसे पूजा होनी चाहिए सब कुछ उन्होंने सारा इंतज़ाम किया हुआ था। मेरी पंजाबी सहेलियां थी कॉलेज में, तो घर आई, ढोल लेके आई। तो एक दिन शाम को मेरी सहेलियां आई, ढोल लेके बैठी और नाचने लग गई, गाने लग गई। उस समय गाना था काली तेरी गुत्ते परांदा तेरा लाल नहीं। गाने लग गई, नाचने लग गई। अंदर से मम्मी निकली और ऐसे खड़े होके कही, हमारे घर में शादी के टाइम नाचते नहीं हैं। तो हम सब रोने लग गए। और वहीं से मैंने सीखना शुरू किया कि पंजाबी जो संस्कृति वो कैसी होती है, क्या होती है। मेरा परिवार अलग था, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे। मेज पे भी जब हम खाने के लिए बैठते थे तो जब तक इंदिरा जी का परमिशन नहीं लेते थे तब तक हम बच्चे उठ नहीं पाते थे। तो जब मेरी शादी हुई तो एकदम मैंने एक अलग कल्चर देखा, एक अलग संस्कृति देखी। और मेरी सासू माँ भी पंजाबी नहीं थी लेकिन उनकी शादी पंजाबी घर में हुई थी, तो उन्होंने सब कुछ अपनी सासू माँ से सीखा था। तो मुझे कोई फ्री एंट्री पास नहीं दिया उन्होंने, इजी एंट्री नहीं कराई मेरी। तो मुझे लगता था मैं सफाई भी कर लेती थी उनके लिए, पलंग भी बना देती थी, सूटकेस भी बना देती थी, अगर कहीं जा रही खाना पका देती थी, किचन भी साफ करके रखती थी। लेकिन मुझे लगता था कि मेरी सासू माँ तो कभी खुशी नहीं हो रही है, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ। आपको मालूम है कैसा लगता है। तो आस्ते आस्ते उस घर में रहते हुए मैंने उस घर का रहन सहन देखा। किस तरह जब मेहमान आते थे तो कितनी उदारता से, प्रेम से सब साथ में खाना बनाना, मिलजुल कर रहना, जितना दे सकते हो उतना देना। जब मेहनत करनी है तो पूरा परिवार मेहनत करेगा, बड़ा भाई, छोटा भाई, पिताजी, माताजी सब लग जाएंगे। कोई ऑर्डर आ रहा है काम के लिए तो सब उसी में लग जाएंगे। किस तरह से एकजुटता, जब मुसीबतें आई घर में, संकट हुआ तो एकजुटता, पूरा परिवार जो शायद पहले थोड़ी किटपिट रहती थी लेकिन जब मुसीबत आई तो सारा परिवार एकजुट होकर खड़ा हो जाता था। मेरी सासू माँ ने बड़े संकट देखे, उनके 2 बच्चे बहुत कम उम्र में गुजर गए, एक 33 साल की बेटी, 36 साल का बेटा, लेकिन दृढ़ रही, खड़ी रही। तो जैसे समय चलता रहा मुझे समझ में आया कि मेरी सासू माँ मुझे एक बहुत अहम सबक सिखा रही थी जीवन का। वो मुझे ये सिखा रही थी कि बेटा तुम दब जाओगी तो दुनिया तुम्हें दबाएगी, तुम झुक जाओगी तो दुनिया तुम्हें झुकाएगी। तो जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ और मैं थोड़ा सा खड़ी होने लगी तो मेरी सासू माँ का पूरा आदर मिला और आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे मालूम है कि मेरा ये भाषण भी वो देख रही होंगी। भाषण देख के मुझे बोलती हैं
कि आज तुमने अच्छा बोला लेकिन ये भी बोल दिया करो, ठीक है। तो देख रही होंगी हमारी अच्छी खास दोस्ती हो गई। और पंजाबियत के बारे में मैंने उनसे सीखा, मैंने आपके रहन सहन के तरीके सीखे, खाना भी पकाना सीखा, राजमा चावल, कढ़ी चावल, सब कुछ। और सबसे अहम बात यही सीखी कि किस तरह से मेहनत से और साहस से जीवन की सारी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, बशर्ते हम गलत रास्ते को न पकड़ें और हम कभी झुके नहीं, अपने असूलों पर हम अटल रहें, दृढ़ रहें। एक ढीठपन होता है, वो ढीठपन अपने असूलों के लिए होना चाहिए। तो ये सब मैंने सीखा और सीखते सीखते ये एहसास भी हुआ कि हमारे देश में पंजाब की कितनी भूमिका है, हमारे पूरे देश की संस्कृति, हमारे समाज में किस तरह से पूरे देश को आपने आगे बढ़ाया है। यहाँ के किसानों ने हमें हरियाली दी, हमारे अन्नदाता बने। हरित क्रांति जब हुई, अपनी मेहनत, अपने खून पसीने से इस धरती को सींचा। यहाँ के शहीदों ने हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। गर्व है मुझे कि आज हमारे मंच पे आप बैठी हैं। भगत सिंह जी ने क्या किया हमारे देश के लिए। तो ये है पंजाब और यह है पंजाब की अहमियत हमारे देश में और ख़ास तौर से मेरे जीवन में, मेरे दिल में। तो आज यहाँ चुनाव के समय आपके सामने खड़े होकर वोट मांगने का दिल नहीं करता, परिवार वालों जैसे कुछ बातें करने का दिल करता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारा देश आज किस दिशा में जा रहा है। हम सब बहनें हैं, सबके बच्चे हैं और जो भी है, कोई बड़े परिवार का हो, कोई गांव का हो, कोई किसान का हो, किसानी खेती करता हो, सब क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। हम अपने बच्चों के लिए यही चाहते हैं कि एक अच्छा मजबूत भविष्य बन जाए, अपना जीवन ईमानदारी से जिएं, सबका भला करें, वही पंजाबियत, सबका आदर करें, सबके तरफ प्रेम से देखें और सबको साथ लेके चलें, यही हम चाहते हैं। तो अपनी राजनीति में भी, अपने नेताओं से भी हम यही उम्मीद रख सकते हैं कि हम एक दिशा दिखाएं और वो जो दिशा दिखाएं वो एक ईमानदारी की दिशा हो, वो एक सही रास्ते पे चलने की दिशा हो। एक मर्यादा होती है देश की, एक गरिमा होती है देश की, उसे मजबूत रखने की दिशा हो। लेकिन आज जो हमारी सरकार है केंद्र में 10 सालों से चल रही है और हमें हर स्तर पर दिख रहा है कि जो हमारा लोकतंत्र है उसने हमें सिखाया कि जनता सर्वोपरि होती है। सबसे पहले सरकार जनता के लिए काम करती है, सत्ता के लिए नहीं। उसका हम आज विपरीत देख रहे हैं। आज जो देश में सरकार है वो सिर्फ सत्ता के लिए काम कर रही है। उसकी सारी नीतियां जो हैं सत्ता को रखने के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए हैं। तो इस बीच जो जनता है, जो गरीब है, जो किसान है, जो मेहनत करने वाला आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका क्या होगा? अगर सारी नीतियां बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं, सारी नीतियां सिर्फ सत्ता के लिए बन रही हैं, तो आम जनता का क्या होगा? तो इसीलिए हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि इस चुनाव में हम किस लिए वोट दे रहे हैं। क्या हम सिर्फ किसी का भाषण हमें पसंद आ गया या टीवी देखकर हमने कुछ देख लिया और टीवी में दिखाया जा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही है, देश बहुत तेजी से आगे जा रहा है, वो बात मान ली? क्या हम इस आधार पर अपना वोट देंगे या हम इस आधार पर देंगे कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमारी सच्चाई क्या है और हम अपने देश के लिए क्या चाहते हैं, आगे हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो गंभीरता से सोचने वाली बात यह है कि जब ऐसी राजनीति हावी हो जाती है देश में जो सिर्फ सत्ता के लिए चलती है, तो जो जनता है उसकी ज़रूरतें, उसकी मुसीबतें नकारी जाती हैं। आज सबसे बड़ी जो समस्या है खास तौर से मेरी बहनों की क्या है? जो बढ़ती हुई महंगाई है।
आप दुकान जाती हैं, आधी चीज़ें खरीद नहीं पाती, वापस आ जाती हैं, छोड़ देती हैं कि चलिए बाद में देखेंगे। गैस का सिलेंडर 1200 रुपये तक जा रहा है। तेल, आटा, सब्जी, फल सब कुछ महंगा है। सरकार की नीति क्या है? 5 किलो राशन गरीब परिवारों को पकड़ा दो और उसी में अपना काम सीमित है। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੀਰੋ ਡਬਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਲੂੰਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀਰੋ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਗਾਓ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਰੋ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਅਸਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਤਖਾਬ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਕਾਤ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਰੋ ਇਹ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਣੇ ਆ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਲਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤਾਲਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਵੈ। ਬਲਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਮਦਰਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸੀ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਲੰਗਰ ਲੈ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵੀਰੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।